गांव के किनारे फैले सुनहरे खेत, वहां सिर्फ अन्न ही नहीं बल्कि सैकड़ों साल पुराना रहस्य भी दबा हुआ है। रामू काका की हल चलाते समय मिली एक रहस्यमयी पट्टी और सिक्के उन्हें एक अद्भुत और डरावनी यात्रा पर ले जाते हैं। मंदिरों की छाया, जंगल की सरसराहट, हवेलियों का डर और मायरा नामक अदृश्य ताकत, सब कुछ उनके सामने खुलता है। क्या रामू काका और उसके साथी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे और गांव की मिट्टी की असली ताकत को बचा पाएंगे? दोस्तों, सबसे पहले बताओ, आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं? शहर की हलचल में या गांव की शांति में? और अभी आपके घड़ी में क्या समय हो रहा है? नीचे कमेंट में जरूर बताना। आप शुरू करते हैं ये जादुई सफर जो आपको आंखें बंद कर सुला देगा और रोमांच की दुनिया में ले जाएगा। खेत की मिट्टी, छुपाए रहस्य जो बदल देगा सबकी किस्मत। शाम ढल रही थी। आसमान पर सूरज की लालिमा अब सुनहरी हो चली थी। गांव के बाहर फैले खेतों में किसान अपना अपना काम समेट रहे थे, लेकिन रामू काका अभी भी अपने हल और बैलों के साथ मिट्टी को जोत रहे थे। उनकी आदत थी कि वे काम पूरा किए बिना लौटते नहीं थे। हल अचानक किसी कठोर चीज से टकराया। रामू काका चौंके, बैल भी रुक गए। उन्होंने मिट्टी को हाथ से हटाया तो देखा अंदर कुछ चमक रही थी। धीरे धीरे उन्होंने मिट्टी खोदी। वहां से निकले तांबे के 2 सिक्के जिन पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। सिक्के पुराने थे, जैसे सदियों से दफन हों। रामू काका ने सोचा शायद ये किसी राजा के जमाने के होंगे, लेकिन तभी मिट्टी और हिली और वहां से निकला एक पत्थर का टुकड़ा। उस पत्थर पर बनी थी एक अनजानी आकृति, कुछ ऐसा जैसे किसी खेत का नक्शा, लेकिन रेखाएं टूटी फूटी और रहस्यमयी। रामू काका की आंखों में चमक और डर दोनों थे। वो सोच रहे थे, ये खेत तो मैं ही जोतता आया हूं, लेकिन इसकी मिट्टी में इतना रहस्य छुपा है, ये कभी नहीं जाना। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा। चारों ओर झींगरों की आवाज, बैल की सांसें और मिट्टी की नमी से आती गंध। रामू काका ने सिक्के और पत्थर अपने कपड़े में बांधे और हल उठाकर घर की ओर चल पड़े, लेकिन उनके मन में सवाल गूंज रहा था, ये मिट्टी आखिर कौन सा राज छुपाए बैठी है? अगली सुबह गांव के चौपाल पर हमेशा की तरह लोग इकट्ठा थे। कोई हुक्का पी रहा था, कोई खटिया पर बैठकर बीड़ी सुलगा रहा था। गाय भैंसें सड़क किनारे बंधी थीं और बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। रामू काका ने धीरे धीरे अपनी झोली से तांबे के सिक्के और पत्थर का टुकड़ा निकाला। सूरज की रोशनी पड़ते ही सिक्के चमक उठे। गांव वाले दंग रह गए। एक बुजुर्ग बोला, अरे ये तो बहुत पुराने लगते हैं, शायद किसी राजा महाराजा के जमाने के। दूसरा डरकर बोला, नहीं रे, ये तो अशुभ हैं, मिट्टी को खोदकर ये सब निकालना ठीक नहीं। बच्चे उत्सुक होकर पत्थर पर छूने लगे। पत्थर पर बनी रहस्यमयी आकृति देखकर सबकी आंखें चौंधिया गईं। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या है। चौपाल पर बैठी बुजुर्ग दादी ने गहरी सांस लेकर कहा, बचपन में मैंने अपने दादा से सुना था कि इस गांव की मिट्टी में कभी एक राजा की फौज रुकी थी। उन्होंने अपना खजाना यहीं कहीं दबाया था, पर जो उसे खोजने निकले वे कभी लौटकर नहीं आए। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग खजाने की उम्मीद से लालच में भर उठे, तो कुछ के मन में डर बैठ गया कि कहीं ये शापित मिट्टी ना हो। रामू काका ने सबको शांत करते हुए कहा, भाइयों, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं रात को खेत में फिर जाऊंगा, शायद मिट्टी हमें और कुछ दिखाए। उनकी ये बात सुनकर सबकी रूह कांप उठी। गांव के लोग सोचने लगे, क्या सचमुच इस मिट्टी में खजाना है या कोई अनहोनी छुपी है? रात हो चुकी थी। गांव के चौपाल पर मिट्टी के दिए जल रहे थे। सब लोग गोल घेरा बनाकर बैठे थे और बीच में थी गांव की सबसे बुजुर्ग दादी हरी राम काकी। उनकी सफेद चोटी कंधे पर झूल रही थी और आंखों में पुरानी यादों की चमक। दादी ने गहरी सांस ली और बोली, बच्चों, ये जो खेत है ना, इसके बारे में बहुत पुरानी दास्तां है। मेरे बाबा बताया करते थे कि सदियों पहले यहाँ से एक राजा की फौज गुजरी थी। युद्ध में हारकर वे भागते भागते इसी गांव में पहुंचे थे। सारे बच्चे चुपचाप दादी की बात सुन रहे थे। बड़े बूढ़ों की भी आंखें चौकन्नी हो गईं। दादी आगे बोलीं, कहा जाता है कि उस राजा के पास सोने चांदी का खजाना था। फौज ने वो खजाना गांव की मिट्टी में कहीं दबा दिया ताकि दुश्मन उसे ना छीन सके।
लेकिन जब उन्होंने खजाना छुपाया तो गांव के मंदिर के महंत ने उन्हें चेतावनी दी थी, ये मिट्टी सिर्फ अन्न उगाने के लिए बनी है, यदि इसमें खजाना दबाओगे तो मिट्टी कभी चैन से न सोएगी। इतना कहकर दादी की आवाज धीमी हो गई, सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, उसके बाद जो भी उस खजाने की खोज में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। किसी को लगा कि वो जंगल में खो गया तो किसी ने कहा कि मिट्टी ने ही उन्हें निगल लिया। बच्चों की आंखें डर से बड़ी हो गईं और रामू काका सोच में पड़ गए, क्या वाकई इस खेत की मिट्टी में कोई पुराना खजाना सो रहा है। चौपाल की आखिरी दिया धीरे धीरे बुझ गया, गांव पर अंधेरा छा गया और सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या रामू काका उस मिट्टी का रहस्य सुलझा पाएंगे। उस रात गांव में सब जल्दी जल्दी सो गए थे। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ कुत्तों के भौंकने और झींगुरों की टर टर की आवाज आ रही थी। लेकिन रामू काका की आंखों में नींद नहीं थी। दादी की कही बातें और खेत से निकले सिक्के बार बार याद आ रहे थे। आधी रात को उन्होंने अपनी लाठी उठाई और धीरे धीरे खेत की ओर निकल पड़े। चांद आसमान में पूरा था और उसकी रोशनी खेतों पर बिखरी थी। हवा में मिट्टी और धान की खुशबू थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी ठंडक भी महसूस हो रही थी। रामू काका जैसे ही अपने खेत के बीच पहुंचे, हल चलाने की जगह पर नीली सी चमक दिखाई दी। वो वही जगह थी जहां सिक्के और पत्थर मिला था। उन्होंने धीरे धीरे मिट्टी को छुआ। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे मिट्टी के नीचे से फुसफुसाहट आ रही हो। कानों में बहुत धीमी आवाज गूंजी, मत छेड़ो, मत छेड़ो। रामू काका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। खेत बिल्कुल खाली था, न इंसान न जानवर। तभी मिट्टी अपने आप हल्की सी हिली और वहां से एक छोटा सा चमकता टुकड़ा बाहर निकला। वो किसी पत्थर की पट्टी जैसा था, जिस पर अजीब लिपि खुदी थी। रामू काका ने कांपते हाथों से उसे उठाया। जैसे ही पट्टी को चांदनी में देखा, उस पर बनी आकृतियां चमकने लगीं, मानो वो जंगल की ओर इशारा कर रही हों। अचानक पीछे से हवा का एक तेज झोंका आया और रामू काका को लगा जैसे किसी ने धीरे से उनका नाम पुकारा हो, रा मू काका। हड़बड़ा कर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खेत की लहराती बालियां और रात का सन्नाटा। उनके हाथ में पट्टी चमक रही थी और उनके मन में डर और जिज्ञासा दोनों बराबर थे। सुबह होते ही रामू काका पट्टी लेकर गांव के मंदिर पहुंचे। मंदिर के आंगन में बैठे थे पंडित जी, जिनकी लंबी दाढ़ी और माथे पर बड़ी सी लाल तिलक थी। गांव वाले भी जिज्ञासा से पीछे पीछे आ गए। रामू काका ने कांपते हाथों से वो पत्थर की पट्टी पंडित जी के सामने रख दी। सूरज की पहली किरण उस पर पड़ी तो उस पर बनी अजीब लिपि हल्की हल्की चमक उठी। पंडित जी ने चश्मा लगाकर ध्यान से देखा, कुछ देर तक आंखें बंद कीं, फिर धीमी आवाज में बोले, ये लिपि बहुत पुरानी है, संस्कृत और प्राकृत का मिला जुला रूप। और ये जो आकृति बनी है, ये जंगल के भीतर वाले पुराने मंदिर का नक्शा है। गांव वाले दंग रह गए। किसी ने डरते हुए कहा, वो मंदिर तो सालों से सुनसान पड़ा है, वहां तो कोई जाता ही नहीं, सुना है वहां अजीब आवाजें आती हैं। पंडित जी ने और गहराई से देखा और बोले, इस पट्टी पर सिर्फ रास्ता ही नहीं बल्कि एक चिन्ह भी बना है, त्रिशूल और सूर्य का मिला जुला चिन्ह। इसका मतलब है कि उस मंदिर में कुछ पवित्र और छुपा हुआ रहस्य रखा गया है। रामू काका ने गंभीर स्वर में कहा, तो क्या इसका मतलब है कि खेत की मिट्टी का रहस्य उस जंगल के मंदिर से जुड़ा है? पंडित जी ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन ध्यान रखना रामू, जहां ये पट्टी तुम्हें बुला रही है वहां जाना आसान नहीं होगा। रास्ता अंधेरा है और मंदिर के आसपास कई अनजानी ताकतें हैं। गांव वालों ने रामू काका को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके मन में अब और भी जिज्ञासा जग चुकी थी। उन्होंने तय किया कि चाहे जो भी हो, अगली रात वो जंगल की ओर निकलेंगे, क्योंकि अब रहस्य सुलझाना ही होगा। रात का समय था, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और आसमान में सन्नाटा फैला था। गांव के ज्यादातर लोग अपने घरों में दुबक कर सो रहे थे, लेकिन रामू काका का मन बेचैन था। उन्होंने अपनी लाठी और लालटेन उठाई। साथ में उनके दो पुराने साथी भी चलने को तैयार हो गए, गोपाल और हरिया, जो दोनों ही खेतीहर थे लेकिन रोमांच के शौकीन। तीनों धीरे धीरे गांव के बाहर वाले रास्ते पर निकले। रास्ता संकरा और पेड़ों से ढका हुआ था।
झींगुरों की आवाज और कभी-कभी उल्लू की हूट से वातावरण और भी रहस्यमय लग रहा था। जैसे जैसे वो जंगल के भीतर बढ़े, ठंडी हवा चलने लगी और अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ों की डालियां आपस में बातें कर रही हों। गोपाल ने धीरे से कहा, रामू काका, मुझे तो लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। हरिया ने लालटेन ऊंची करके देखा तो सचमुच पेड़ों की छाया में कोई आकृति हिली, पर जब पास जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। तीनों की सांसें तेज हो गईं, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें अचानक घंटियों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत मधुर थी, मानो कहीं पूजा चल रही हो। रामू काका ने कहा, ये उसी पुराने मंदिर की दिशा से आ रही है। पर जैसे ही वो आवाज के और करीब पहुंचे, घंटियां अचानक थम गईं और जंगल में गहरा सन्नाटा छा गया। अचानक झाड़ियों से कुछ हिला और उनके सामने एक सफेद चमकदार आकृति प्रकट हुई। तीनों डर के मारे ठिठक गए। गोपाल ने डरते डरते फुसफुसाया, कौन है वहां? आकृति कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे जंगल के अंदर की ओर बढ़ गई, मानो उन्हें किसी ओर बुला रही हो। रामू काका ने गहरी सांस ली और बोले, डरने का समय नहीं है, यही तो हमें रहस्य की ओर ले जा रहा है। और वो तीनों उस आकृति के पीछे पीछे अंधेरे जंगल में आगे बढ़ गए। जंगल की गहराइयों से गुजरते गुजरते आखिरकार रामू काका, गोपाल और हरिया एक टूटे फूटे प्राचीन मंदिर तक पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर बेलें और काई जम चुकी थीं। टूटी सीढ़ियों पर चांदनी पड़ रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। मंदिर के सामने पहुंचते ही हवा अचानक और ठंडी हो गई। घंटियों की हल्की हल्की आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वो कहीं अंदर से आ रही थी। रामू काका ने लालटेन ऊंची उठाई और बोला, चलो देखते हैं अंदर। जैसे ही उन्होंने मंदिर का दरवाजा धक्का दिया, वो चरमराती आवाज के साथ खुला। अंदर का दृश्य देखकर तीनों की सांसें थम गईं। मंदिर के बीचों बीच टूटी हुई देवी की मूर्ति थी। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो सीधे उन्हें देख रही हों। हरिया ने कांपते स्वर में कहा, काका, हमें लौट चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। रामू काका ने लाठी जमीन पर मारी और बोले, नहीं, हमें सच जानना होगा। उन्होंने धीरे धीरे मूर्ति के पास जाकर उसके नीचे की जमीन पर ध्यान दिया। वहां मिट्टी कुछ उखड़ी हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे छेड़ा हो। गोपाल ने फावड़ा निकालकर खुदाई शुरू की। थोड़ी देर बाद वहां से एक पत्थर की दूसरी पट्टी निकली। उस पर भी वही रहस्यमयी लिपि खुदी थी, लेकिन इस बार उसमें एक और निशान बना था, एक हवेली की आकृति। रामू काका ने गहरी सांस ली और कहा, तो ये खेल यहीं खत्म नहीं होता। अब अगला सुराग उस पुरानी हवेली में छुपा है। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप जोर जोर से बजने लगीं। पूरा मंदिर गूंज उठा, मानो कोई अदृश्य ताकत नाराज हो गई हो। तीनों डर के मारे भागकर मंदिर के बाहर आ गए, लेकिन रामू काका के हाथ में अब वो दूसरा सुराग था, जो उन्हें अगले रहस्य की ओर ले जा रहा था। गांव से थोड़ा दूर पीपल के पेड़ों के पीछे एक खंडहर हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, कभी बच्चों के रोने की, कभी औरतों के चीखने की। गांव वाले उस हवेली का नाम भी नहीं लेना चाहते थे। अगर कोई वहां जाने की बात करता तो लोग उसका मजाक उड़ाते या डरा कर रोक देते। लेकिन रामू काका, गोपाल और हरिया जानते थे कि सच का अगला सुराग वहीं छिपा है। शाम का समय था। तीनों लालटेन लेकर हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें दीवारों पर अजीब से निशान उकेरे दिखे। निशान बिल्कुल उसी लिपि जैसे थे जैसे खेत की पट्टी और मंदिर की दीवार पर मिले थे। हवेली का बड़ा दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक सड़ांध की बदबू और झूल का गुबार उनके चारों ओर फैल गया। अंदर का हाल और भी भयावह था। दीवारें टूटी हुई, छत जगह जगह से गिरी हुई और कोनों में चमगादड़ लटक रहे थे। हरिया ने धीरे से कहा, काका, ये जगह तो मौत का घर लगती है। तभी अचानक ऊपर से लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा गिरा और जोर से धमाका हुआ। तीनों चौंक कर पीछे हटे। गोपाल बोला, मुझे लगता है कोई हमें यहाँ आने नहीं देना चाहता। रामू काका ने शांत स्वर में कहा, या फिर कोई चाहता है कि हम सही जगह खोज लें। वे हवेली के अंदर और आगे बढ़े। लंबे गलियारों से गुजरते हुए वे उस कमरे तक पहुंचे जहां बीच में एक लोहे का संदूक रखा था।
संदूक पर भी वही रहस्यमयी लिपि खुदी थी। रामू काका ने जब उस पर हाथ रखा तो संदूक अपने आप हल्के से खड़खड़ाने लगा, मानो उसमें कुछ जीवित हो। गोपाल और हरिया की आंखें फटी रह गईं। रामू काका ने धीरे से कहा, दोस्तों, यही है असली सुराग, पर इसे खोलने के लिए हमें और तलाश करनी होगी। तभी हवेली के अंधेरे गलियारे से पायल की आवाज आई। कोई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था, पर वहां दिखाई कोई नहीं दे रहा था। हवेली के उस कमरे में सन्नाटा गहराता जा रहा था। लोहे का संदूक बीचों बीच रखा था और उस पर बनी रहस्यमयी लिपियां हल्की चमक रही थीं। गोपाल ने घबराकर कहा, काका, ये अपने आप कैसे हिल रहा है? क्या सचमुच इसमें कुछ जिंदा है? हरिया ने पसीना पोंछते हुए कहा, मुझे तो लग रहा है जैसे ये जगह हमारी जान ले लेगी। लेकिन रामू काका ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लालटेन पास रखी और संदूक की जांच शुरू की। संदूक के ताले पर वही हवेली का निशान बना था जो उन्हें मंदिर की पट्टी पर दिखा था। रामू काका बड़बड़ाए, मतलब ये सब सुराग हमें यहीं तक लाने के लिए थे, लेकिन इसे खोलने की चाबी कहाँ है? तभी अचानक कमरे की दीवार से कर कर की आवाज आई, जैसे किसी ने नाखून से पत्थर पर खरोश डाली हो। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर खुद ब खुद एक और निशान उभर आया था। वो निशान एक त्रिशूल जैसा था। रामू काका ने तुरंत अपनी जेब से पहली वाली मिट्टी की पट्टी निकाली और दीवार पर बनाए निशान से मिलाया। दोनों एकदम फिट हो गए और जैसे ही ऐसा हुआ, संदूक का ताला अपने आप खुलने लगा। धीरे धीरे ढक्कन ऊपर उठा। अंदर एक पुराना कपड़े का थैला रखा था। रामू काका ने थैले को उठाया और खोला। उसमें से एक पीली पड़ चुकी चिट्ठी और एक अजीब सी काली मिट्टी की बली निकली। चिट्ठी पर लिखा था, ये मिट्टी गांव की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर गलत हाथों में पड़ी तो सब कुछ नष्ट कर देगी। इसे बचाना ही तुम्हारा धर्म है। तीनों की रूह कांप गई। हरिया हकलाते हुए बोला, काका, तो क्या कोई इस मिट्टी के पीछे पड़ा है? रामू काका ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, और हमें समझना होगा कि ये ताकत किसे चाहिए। तभी अचानक हवेली के दरवाजे जोर से धड़ाम से बंद हो गए। कमरे की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं और वही पायल की आवाज अब बिल्कुल पास सुनाई देने लगी। हवेली का दरवाजा बंद होते ही तीनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। कमरे में लालटेन की लौ कांप रही थी, मानो किसी डर से थरथरा रही हो। पायल की आवाज अब बहुत पास थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत धीरे धीरे कमरे के भीतर घूम रही हो, लेकिन आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गोपाल ने कांपते स्वर में कहा, काका, कोई है यहां? मैं कसम खाता हूं, कोई है। हरिया ने जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन तभी लालटेन अचानक बुझ गई। अंधेरा छा गया। अंधेरे में एक ठंडी हवा चली और किसी ने धीरे से फुसफुसाया, वो मिट्टी मुझे दो, वो मेरी है। रामू काका ने तुरंत चिल्लाकर कहा, कौन है? सामने आ। लेकिन सामने कोई नहीं आया, बस परछाइयां और गहरी हो गईं। अचानक काले धुएं का गुबार उठा और कमरे की दीवार पर एक चेहरा बन गया। वो चेहरा औरत का था, आंखें लाल अंगारों जैसी, बाल बिखरे हुए, होंठ नीले। उसने गुस्से में कहा, ये मिट्टी मेरे वंश की है, इसे कोई नहीं छीन सकता। दो, वरना तुम सब यहीं खत्म हो जाओगे। गोपाल और हरिया डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन रामू काका डटकर खड़े रहे। उन्होंने हाथ में वो काली मिट्टी की डली उठाई और जमीन पर कसकर पकड़ी। ये मिट्टी गांव की है, अगर इसे बचाने के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़ी तो देंगे। इतना कहते ही मिट्टी से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी और वो काला चेहरा दर्द से चीख पड़ा। अंधेरा थोड़ा छट गया, लेकिन वो ताकत अभी पूरी तरह हारी नहीं थी। उसने अंतिम चेतावनी दी, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, मैं वापस आऊंगी और सब कुछ ले जाऊंगी। ये कहकर वो काले धुएं में बदल गई और हवेली से बाहर निकल गई। सन्नाटा छा गया। रामू काका ने गहरी सांस ली और बोले, ये ताकत आसान नहीं है, ये कोई पुराना बदला है जो इस मिट्टी से जुड़ा है। हवेली से बाहर निकलते ही रात का आसमान और भारी लगने लगा। तीनों थके हुए थे, लेकिन उस औरत की परछाई और उसकी आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। रामू काका ने गांव लौटने से पहले कहा, हमें इस मिट्टी का इतिहास जानना होगा, तभी समझ पाएंगे कि ये ताकत क्यों पीछे पड़ी है।
अगली सुबह वो तीनों गांव के बुजुर्ग पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी गांव के सबसे पुराने व्यक्ति थे और हर दास्तान, हर रहस्य जानते थे। रामू काका ने चिट्ठी और काली मिट्टी उन्हें दिखाई। पंडित जी की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये तो वही है जिसकी कथा हम बचपन से सुनते आए हैं। हरिया ने अधीर होकर पूछा, कौन सी कथा पंडित जी? पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, सैकड़ों साल पहले इसी गांव में एक तांत्रिक और उसकी पत्नी रहते थे। तांत्रिक भूमि की शक्तियों का उपयोग करके अमरतत्व पाना चाहता था। उसकी पत्नी मायरा उससे भी ज्यादा महत्वाकांक्षी थी। कहते हैं कि उसने काली विद्या से खेत की मिट्टी में ऐसा जादू बांध दिया था कि जो भी इसे पाए उसकी किस्मत और ताकत बदल सकती थी। लेकिन गांव वालों ने जब उसकी चाल समझी तो उसे रोकने के लिए पूरे वंश को मिट्टी में कैद कर दिया। तब से वो आत्मा इस मिट्टी को पाने के लिए भटक रही है। गोपाल कांपकर बोला, मतलब वो औरत वही मायरा थी? पंडित जी ने सिर हिलाया, हाँ, और अब जब तुमने इस मिट्टी को छेड़ा है तो वो और ज्यादा ताकतवर होकर लौटेगी। रामू काका ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तो हमें उसके वंश का अधूरा काम पूरा करना होगा या फिर हमेशा के लिए इस ताकत को खत्म करना होगा। पंडित जी ने चेतावनी दी, सावधान रहना, मायरा अब हर कीमत पर ये मिट्टी वापस चाहेगी। तुम्हारा हर कदम उसकी नजर में होगा। रात का समय था। गांव में हवा इतनी ठंडी और भारी थी कि लोग घरों में भी कांप रहे थे। रामू काका, गोपाल और हरिया अपने घर में नहीं थे। वे वही काली मिट्टी और चिट्ठी लेकर तैयार थे। अचानक गांव की तरफ से हवा की तेज सरसराहट और पायल की आवाज आई। तीनों समझ गए, मायरा लौट आई है। आसमान में बादल घने होने लगे। चांद पूरी तरह छुप गया और गांव के चारों ओर अंधेरा और डरावनी छाया फैल गई। रामू काका ने काली मिट्टी को कसकर पकड़ा और बोला, हमें उसे अब रोकना होगा, वरना ये गांव और मिट्टी दोनों खो देंगे। मायरा की आवाज पूरे गांव में गूंजी, किसने मेरी मिट्टी छेड़ी? उसे वापस दो, वरना सब कुछ राख हो जाएगा। गोपाल और हरिया डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन रामू काका ने अपने आप से कहा, इस बार हमें साहस दिखाना होगा। ये सिर्फ मिट्टी नहीं, हमारी संस्कृति और गांव का खजाना है। तीनों जंगल की तरफ बढ़े, जहां मंदिर और हवेली के सुराख उन्हें लेकर आए थे। जैसे ही वे पहुंचे, मायरा की परछाई सीधे उनके सामने उभर आई। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं। रामू काका ने मिट्टी की डली जमीन पर रखी और मंत्र बोलना शुरू किया। गोपाल और हरिया ने भी पंडित जी से सीखे हुए पुराने तंत्र मंत्र दोहराए। धीरे धीरे मायरा की शक्ति कमजोर होने लगी। उसकी चीखें जंगल में गूंज रही थीं, पर हर बार उसकी आवाज कुछ कमजोर होती गई। आखिरकार एक तेज रोशनी के साथ मायरा धुएं में बदल गई और गायब हो गई। सूरज की पहली किरण के साथ गांव की मिट्टी फिर से चमक उठी। धान के खेत हरे भरे लगने लगे और गांव में जीवन लौट आया। रामू काका ने थककर सांस ली और बोले, असल खजाना यही मिट्टी है जो जीवन देती है। सिक्के, चिट्ठियां, रहस्य सब तो मार्गदर्शक थे। हकीकत में ये मिट्टी ही गांव का असली धन है। गोपाल और हरिया ने सिर हिलाया। गांव वाले धीरे धीरे बाहर निकले और खेतों की ओर देखने लगे। सबको समझ आ गया, जो मिट्टी हमें देती है वही असली ताकत है। और इस तरह खेत की मिट्टी का रहस्य गांव के लोगों के लिए उजागर हुआ। मायरा भले ही वापस लौटने की कोशिश करेगी, लेकिन अब गांव वाले जानते थे कि असली शक्ति उनकी मेहनत और मिट्टी में है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, खेत की मिट्टी। हमें कमेंट में बताइए कि आपको कहानी का कौन सा भाग सबसे ज्यादा रोमांचक लगा, और साथ ही आप अगली कहानी में किस विषय या रहस्य को सुनना चाहते हैं। अगर आप ऐसी रोमांचक और जादुई कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल अनटोल्ड कहानियां को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो।